दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। और एंड में आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इजी क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या फिर खिंचाव को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इन साइंस ए पुश और ए पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एज। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं प्रेशर, ग्रेविटी, फोर्स या फिर फ्रिक्शन। तो देखिए विज्ञान में जो है किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के या फिर खिंचाव को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स, यानी कि बल। ठीक है, तो बल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और बल की अगर एसआई मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो साथ ही मैं दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा 2 नए कोर्सेज को शुरू किया गया है, जो कि आपके हैं अशोका एनडीए और लक्ष्य एनडीए। तो अगर आप लोगों में से कोई भी एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकता है। काफ़ी अच्छे कोर्सेज होने वाले हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोग एनडीए एग्ज़ाम का रिटर्न आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को सिंपली अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद में सिंपली आपको उसमें रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लेंगे, आप लोगों से वहाँ पे पूछा जाएगा चूज़ कोर्स। तो कोर्स में दोस्तों आप लोगों को डिफेंस की कैटेगरी में चूज़ करना है एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी को। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा एक सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ करने के लिए, तो वहाँ से जो है आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेना है। और उसके बाद में सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ कर लेने के बाद में आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड। तो रेफरल कोड में आप लोगों को डिफेंस पॉइंट ज़रूर से डाल देना है, जिससे कि अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक तोप जो कि फायरिंग के बाद में पीछे क्यों हटती है, यानी कि वाई डज ए कैनन रिकॉइल आफ्टर फायरिंग। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि उत्सर्जित गैसों का पीछे की ओर धक्का लगने से, थर्ड ऑप्शन है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या फिर फोर्थ ऑप्शन कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो देखिए तोप जो होती है वो फायरिंग के बाद में पीछे हट जाती है। इसके पीछे का कारण है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ठीक है, और ये जो है वो न्यूटन की गति का तीसरा नियम का एक एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज़ द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडल फ्लूइड, यानी कि किसी आदर्श द्रव की श्यानता जो होती है वो कितनी होती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पहले भी मैंने आपको करवा के रखा है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि उसके द्रव्यमान के समान, यानी कि इक्वल टू इट्स मास। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है कि उसके भार के तुल्य। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है शून्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1। ठीक है, तो देखिए किसी भी जो आदर्श द्रव होता है उसकी श्यानता हमेशा होती है शून्य, यानी कि 0। तो दोस्तों यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शून्य। अब अगर बात की जाए कि ये शांता होती क्या है, तो देखिए शांता जो है यानी कि विस्कोसिटी, वो किसी भी तरल का वो गुण होता है जो कि कर्तन बल के कारण उसकी अवस्था या फिर आकार जो होती है उसकी विकृति का विरोध करता है। ठीक है, अगर मैं आपको नॉर्मली समझाऊं, ठीक है, मतलब ये सिंपली भाषा में समझाऊं, तो शांता जो होती है वो किसी भी तरल के गाढ़ेपन या फिर उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक होती है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल दूं तो देखिए पानी जो होता है वो आपका पतला होता है। ठीक है, यानी कि उसकी शांता जो है वो अगर तेल की तुलना में देखा जाए तो वो कम होती है। ठीक है, क्योंकि वो गाढ़ा होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे जो होता है ये कब मनाया जाता है।
ठीक है, यानी कि ऑन विच डे इज़ ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व्ड। तो ऑप्शन दिए गए हैं 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एसएससी, रेलवे और डिफेंस सभी एग्जाम्स में लगभग पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि ये जो प्रति व्यक्ति आय होती है इसको इनमें से क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ऑप्शन नंबर सी औसत आय यानी कि एवरेज इनकम, या फिर ऑप्शन नंबर डी टोटल इनकम यानी कि कुल आय। तो देखिए प्रति व्यक्ति जो आय होती है उसको हम लोग औसत आय बोलते हैं यानी कि एवरेज इनकम। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी औसत आय। ठीक है, और देखिए भारत में जो है वो प्रति व्यक्ति औसत आय की गणना जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867 और 1868, ठीक है, इनके बीच में की थी। ठीक है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बार बार एग्ज़ाम्स में आता है, तो आपको जो है इसको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो है देश के निवासियों को प्राप्त होने वाली औसत आय की मौद्रिक जानकारी भी देता है। ठीक है, तो ये इसलिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है, यानी कि लाइट्स वेव्स आर। तो ऑप्शन दिए गए हैं विद्युत तरंगें, चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, या फिर इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि प्रकाश जो है ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है, बिल्कुल होगा। तो अब देखिए ये जो आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। ठीक है, यानी कि मुख्यतः प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, साथ ही में आप लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है कि प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति को दर्शाता है, यानी कि ये जो है कभी कण की तरह व्यवहार करता है तो कभी जो है ये तरंग की तरह व्यवहार करता है। ये भी जो है काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर जो है रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस, यानी कि निम्नलिखित को सही क्रम में लिखिए। और यहाँ पर आपको क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं, तो देखिए मकान, छत, नींव, लिंटेन, प्लस्तर और फर्श। तो यहाँ पर जो है आपको इनको सही क्रम में यानी कि सार्थक क्रम में सजाना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग खुद एज्यूम कीजिए या फिर खुद सोचिए कि हम लोग जब एक घर बनाते हैं, ठीक है, मकान बनाते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या चीज़ डालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसमें डालते हैं फाउंडेशन यानी कि नींव। तो यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहला ऑप्शन आएगा 3। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम लोग उसमें लगाते हैं लिंटेन। ठीक है, तो ये जो है आपको कौन सा ऑप्शन में दिया गया है लिंटेन, तो ये यहाँ पे आपको दिया गया है 4th ऑप्शन में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4th। उसके बाद में क्या आएगा, तो लिंटेन के बाद में बारी आती है छत की। ठीक है, तो छत जो है ये आपको दी गई है ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि रूफिंग। और उसके बाद में क्या होता है, तो जब ढांचा तैयार हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग मकान को प्लस्तर करते हैं। ठीक है, तो प्लस्तर जो है ये आपको दिया हुआ है 5th ऑप्शन में। ठीक है, और उसके बाद में बात आती है फर्श की, यानी कि ये जो आंगन होता है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर आंगन हो गया आपका 6 नंबर पे। ठीक है, और उसके बाद में जो है आपका तैयार होता है मकान, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये ऑप्शंस जो है आपको किस में दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है पहले ही ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में दोस्तों बोला गया है कि स्टेथोस्कोप जो होता है ये किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है। काफ़ी बार ये आपके एग्जाम में आता है और आपके टॉपिक भी दिया हुआ है। ठीक है, यंत्र के बारे में, तो ये जो है आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं धारा का ध्वनि में रूपांतरण, यानी कि कन्वर्जन ऑफ करंट इनटू साउंड। ठीक है, या फिर ध्वनि का धारा में रूपांतरण,
ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है ध्वनि का परावर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो स्टेथोस्कोप होता है ये होता क्या है, तो ये जो है आपका मेडिकल में यूज़ लिया जाता है, यानी कि डॉक्टर वगैरह के द्वारा यूज़ में लिया जाता है। एक तरीके से ये आपका हो गया चिकित्सकीय उपकरण, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि शरीर के जो अंदर के पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि हृदय हो गया यानी कि आपका हार्ट हो गया, फेफड़े हो गए, लंग्स, तो इनमें से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को जो है ये सुनने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। और ये जो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ठीक है, ध्वनि का परावर्तन का सिद्धांत के ऊपर काम करता है एक स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का परावर्तन, ठीक है। और इसकी बनावट जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि ये जो है रोगी के हृदय की धड़कन को बार बार परावर्तन करके डॉक्टर के कानों तक जो है पहुंचाता रहता है, ठीक है, जिससे कि वो लोग एग्जामिन कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं रेडियो तरंगें, पराबैंगनी तरंगें, अवरक्त तरंगें या फिर पराश्रव्य तरंगें, ठीक है। तो इनमें से कौन सी तरंग को जो है ध्रुवित नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि पराश्रव्य तरंगों को जो है ध्रुवित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी समझ लीजिए। तो देखिए ध्रुवण, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों का एक गुण होता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आते क्या क्या हैं, तो रेडियो तरंगें, पराबैंगनी विकिरण और अवरक्त विकिरण ये जो है इनके बीच में आते हैं, ठीक है। और इनको जो है ध्रुवित किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो आपकी पराश्रव्य तरंगें होती है यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स, इनको ध्रुवित नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है, ठीक है। और ऑप्शन दिए गए हैं परिक्रमण, घूर्णन, अंतरण या फिर प्रतिदीप्ति, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि परिक्रमण। तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को कहा जाता है परिक्रमण, ठीक है। और देखिए यहाँ से जो है 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। तो आपको याद रखना है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में टाइम लगता है 8 मिनट और 16 सेकंड, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है 16.8 सेकंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है कि ग्रहों की गति के संबंधित नियम की खोज जो है वो किसने की थी, तो ये जो है इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा केपलर, ठीक है। काफ़ी बार ये भी आपके एग्जाम में आता है। और सौरमंडल की जानकारी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, तो पोलैंड के एक निवासी थे कोपरनिकस, उन्होंने जो है सबसे पहले सौरमंडल की जानकारी दी थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें जो फिगर बने हुए हैं उनमें से ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें कि ये क्वेश्चन फिगर यूज़ में ली गई है, ठीक है। तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि जो आपके ऑप्शन नंबर डी की आकृति है, ठीक है, इसमें ये जो फिगर है क्वेश्चन वाली ये यूज़ में ली गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको जो है नीचे ऑप्शन आंसर कमेंट करना है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल हो जाते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है लास्ट बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और सेम जो है आपके पेपर के पैटर्न के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो आपको बीच में बिल्कुल भी स्किप इसको नहीं करना है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसी टाइप के और उसी लेवल के क्वेश्चन मैं आपको आगे के आने वाले प्रैक्टिस सेट्स में भी करवाऊंगा। तो बस आप लोगों को जो है वीडियोस को पूरा देखते जाना है और साथ ही में अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नमन ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी के इकलौते बेटे से मामा के रूप में करवाया। तो अब पूछा गया है कि उस व्यक्ति का जो है नमन के साथ में क्या संबंध है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है आपको दोस्तों नाविक के एग्जाम में 100% 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल हो जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए हैं जो कि पहले के प्रैक्टिस सेट थे। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बात शुरू हो रही है, यानी कि क्वेश्चन शुरू हो रहा है नमन से। ठीक है, तो मैं इसको जो है दोस्तों नमन से क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया नमन। अब क्या बोला गया है कि नमन ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी के इकलौते बेटे। ठीक है, तो बेटी की बात आई है तो एक पीढ़ी नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेटी बोला है तो यहाँ पर जो है ये हो गई नमन की बेटी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बोला कि बेटी के इकलौते बेटे। ठीक है, तो बेटी का इकलौता बेटा मतलब एक पीढ़ी फिर से नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा इसका बेटा। ठीक है, बेटी का इकलौता बेटा हो गया तो ये एक पीढ़ी फिर से नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला कि बेटे के मामा के रूप में, मामा की बात आई है यानी कि एक एरो ऊपर, यानी कि मम्मी का भाई। तो ये जो है इसकी अगर माँ है तो ये जो है यहाँ पे ये एरो इस साइड चलेगी और ये क्या हो जाएगा, ये जो व्यक्ति होगा, ठीक है, ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब आपसे यही पूछा है कि ये जो व्यक्ति है इसका नमन के साथ में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है नमन की अगर बेटी है, ठीक है, तो ये जो है बेटी का बेटा है और ये जो बेटा है ये व्यक्ति इसका लगता है मामा, तो ये बेटी का हो गया भाई। ठीक है, तो ये नमन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके नमन का बेटा यानी कि सन। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सन, यानी कि ये जो व्यक्ति होगा ये नमन का बेटा होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, निष्कर्ष का संबंध जो है वो बताया गया है प्राकथन के साथ में। ठीक है, तो आपको बताना है विदाई का संबंध जो है वो किसके साथ में होगा। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं मिलना, स्वीकृति, अभिवादन या फिर अनुमति। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार निष्कर्ष का संबंध जो है प्राकथन के साथ में है, ठीक उसी प्रकार विदाई का संबंध किससे हो जाएगा, अभिवादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं पहली अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, 8th शेड्यूल या फिर 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची। तो देखिए भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है यानी कि 8th शेड्यूल, उसमें भारत की भाषाओं के बारे में बताया गया है, यानी कि ये जो है वो भारत की भाषाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 8th शेड्यूल। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डीपली बताऊं तो देखिए वर्तमान में जो है यानी कि प्रेजेंट टाइम में वो आपके इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, इनमें से 14 जो है वो आपके मूल भाषाएं जो है यानी कि मूल संविधान में सम्मिलित थी। ठीक है, और संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग जो है
वो संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि जो है वो देवनागरी है। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो यहाँ पर जो है आपको बोला गया है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है वो आपको यहाँ पर सही दी गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, स्पॉन्सर आपको वर्ड दिया गया है। ठीक है, तो देखिए स्पॉन्सर की जो राइट स्पेलिंग होगी, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, तो ये आपकी होती है SPONSOR। ठीक है, तो ये जो है आपके राइट स्पेलिंग हो जाएगी। तो करेक्टली वर्ड जो कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, और स्पॉन्सर के अगर मीनिंग की बात की जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है एक तरीके से आर्थिक संरक्षण देना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, यानी कि ये जो क्वेश्चन आपका बनता है ये आपका PQRS टाइप का क्वेश्चन बनता है, और डिफेंस के एग्जाम्स में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले एक छोटा सा सेंटेंस दिया हुआ है कि ए कंट्री कैन नॉट, और उसके बाद में आपको P, Q और R इन 3 ऑप्शंस में छोटे छोटे सेंटेंस दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा और उसके बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा, जिससे कि ये पूरा एक सही सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो ये आपका होगा ए कंट्री कैन नॉट ग्रो एंड डेवलप विदाउट द इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स सिटीजन, यानी कि सही हो जाएगा आपका यहाँ पे R, Q और उसके बाद में P, ये जो क्रम होगा, यानी कि ये जो ऑर्डर होगा ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर मैं हिंदी मीनिंग आपको समझाऊं तो देखिए कोई भी जो देश होगा, यानी कि जो कोई भी कंट्री होती है, वो अपने नागरिकों की व्यक्तिगत वृद्धि और विकास के बिना जो है विकसित नहीं हो सकती, यानी कि डेवलप नहीं कर सकती। तो बहुत ही ईजी सेंटेंस आपको यहाँ पर दिया हुआ था, आई होप आप लोग देखते ही पहचान जाओगे। ठीक है, तो काफ़ी ईजी था, तो आई होप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है ईडियम और फ्रेज आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और क्या दिया गया है, ए बर्निंग क्वेश्चन। तो ए बर्निंग क्वेश्चन के लिए जो है आपको ईडियम फ्रेज बताना है कि इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि ए लेंदी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है कि एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है कि ए यूजलेस क्वेश्चन, या फिर ऑप्शन नंबर डी एन ईजी क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखिए यहाँ पे जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। चलिए क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर आपको मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 16,870 रुपये की कोई एक राशि में एक मेज़ को बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि एक टेबल है उसको जो है 16,870 रुपीज़ में सेल किया जाता है, और उसके बाद में एक दुकानदार को 1,080 रुपये की लॉस होती है, यानी कि हानि होती है। तो उसकी जो हानि का प्रतिशत है, यानी कि लॉस परसेंट, वो आपको बताना है कि कितना होगा, और इसको जो है आप लोग को 1 डेसिमल तक बताना है। ठीक है, चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य, यानी कि मेज़ का जो सेलिंग प्राइस है वो हमें यहाँ पर दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 16,870, ये आपको जो है यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है। और लॉस आपको यहाँ पर बताया गया है कितना हुआ है, तो लॉस जो है भाई यहाँ पर इसको हुआ है 1,080 रुपये का। हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस और लॉस, तो हमें क्या पूछा गया है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट निकालने से पहले दोस्तों हमारे पास में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, तो हमारे पास में होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और लॉस। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर लॉस है और सेलिंग प्राइस है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अभी तक नहीं है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो कॉस्ट प्राइस जो है हम लोग निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस और लॉस को ऐड करके। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,870
70 प्लस 1080, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे जो है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी 17,950, यानी कि 17,950 जो है ये आपको हमारी यहाँ पे मिल गई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब हमारे पास में सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है और लॉस है। तो हम जो है यहाँ पर लॉस परसेंट को निकाल सकते हैं और वो भी डेसिमल में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत क्या होता है। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और आंसर को निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लॉस परसेंट इज इक्वल टू हानि, ठीक है। तो हानि हमें कितनी बोली गई है क्वेश्चन में, 1080 की। और कॉस्ट प्राइस अभी हम लोगों ने निकाला था, तो कॉस्ट प्राइस हमें मिला 17,950 और इनटू में आ जाएगा आपका 100, ठीक है। इसको जो हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए। तो हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा 8,000 हो जाएगा ना ये, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये आपको बट्टे में आ जाएगा 17,950, ठीक है। जिसको अब जो है इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.01, ठीक है। तो 6.01% की जो है यहाँ पर लॉस परसेंट हमें मिल गया है, यानी कि प्रतिशत हानि जो होगी ये आपकी हो जाएगी 6.01%। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, 6.0। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पूछा गया था कि 1 दशमलव तक जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो 6.0% की जो है यहाँ पे प्रतिशत हानि होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों सिर्फ एक सिंपली फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात जो है वो दिया गया है 3:4, यानी कि 3:4, और उनका योगफल जो है वो आपको दिया गया है 70, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात जो है वो 5:6 हो जाए, ये यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पूर्णांक, ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। पहला पूर्णांक जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है 3/7। कैसे होगा, तो ये हो गया आपका 3 और इन दोनों को ऐड करने से हमें मिलेगा 7, ठीक है। तो 3/7 और इनटू में क्या आ जाएगा आपका, इनटू में आ जाएगा 70, क्योंकि इनका योगफल बोला हुआ था 70। तो अब देखिए 7 से 70 जो है 10 बार में कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये जो है 3 से इंटू करने पर ये हमें मिलेगा 30, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग दूसरा पूर्णांक निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा पूर्णांक, और ये आपका आ जाएगा 4/7 × 70, और ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 40। तो पहला पूर्णांक हमें मिला 30 और दूसरा पूर्णांक मिल गया 40, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक में x जोड़ने पर, ठीक है, हम लोग जोड़ लेते हैं कितना, x, क्योंकि हमें बोला गया था कि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात जो है वो 5:6 हो जाए। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इसको x जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 30 + x, क्योंकि हमने पहला पूर्णांक हमें मिला था 30 और उसमें हमने x को ऐड कर लिया, ठीक है। और दूसरा हमें मिला था 40 और इसमें हम लोग x को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। किसके बराबर हो जाना चाहिए, तो ये आपका हो जाना चाहिए 5:6 के। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 5/6, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 180 + 6x = 200 + 5x। इतना क्लियर हो गया। अब x जो है आपका इधर आ जाएगा और इसको हम लोग जो है इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6x - 5x =
200 और ये आपका 180 जो है इधर आएगा तो ये हो जाएगा -180। तो देखिए x बराबर हमें यहाँ पर मिल जाएगा 20। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इस टाइप से आपका सॉल्व होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आए हैं और वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को मिस किया है या फिर इसको थोड़ा भी स्किप किया है तो दोस्तों ऐसी गलती आपको यहाँ पे नहीं करनी है। और इन क्वेश्चंस की PDF जो है मैं आपको आज शाम तक टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड भी करवा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।